आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का स्टॉक क्यों गिरा आज, इसके बारे में हम यहाँ पे आज बात करने वाले हैं। हमेशा अच्छी अच्छी बातें करते हैं हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। ऑब्वियसली अब जब गिरता है तो लॉट ऑफ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड कि भाई आज तो नहीं बनाया आपने कोई वीडियो उसके ऊपर। तो नहीं, आज भी हम इस पे बात करेंगे क्यों गिरा है ये, और हमें अभी भी यहाँ से आगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में क्या लगता है, ये सारे डिस्कशंस हम आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ करने वाले हैं। और अगर आप लोगों को लगता है कि हम अच्छा काम करते हैं तो हमारी वेबसाइट को विजिट करके हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब करना मत भूलना आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, एक थॉट प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगी कि हम क्या बोलना चाहते हैं हमेशा। आज क्यों गिरा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक? तो सीएलएसए ने आज एक रिपोर्ट निकाली है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऊपर, और उन्होंने अंडर परफॉर्म रेटिंग दी है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के स्टॉक के लिए। अब जनवरी मंथ में इन्होंने एक रिपोर्ट निकाली थी जिसमें उन्होंने बाय रेटिंग दी थी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऊपर, और 80 रुपीज का टारगेट उन्होंने सेट किया था। सो ऑब्वियसली वो टारगेट तो अचीव हो गया, और उसके बाद, और ये इतनी फास्ट हुआ, मतलब उनका नॉर्मली टारगेट देने का होता है एक साल में ये होगा, बट ये इट हैपेंड इन फ्यू मंथ्स ओनली। सो अब उसको ये देख के कंपनी को लग रहा है कि भाई यहां से जो आगे है, ये जो कंपनी है कंपेयर टू दी पियर्स, ये शायद अंडर परफॉर्म कर सकती है, ऐसा उनको लग रहा है। भले ही जैन मंथ में उन्होंने जो टारगेट दिया था वो 80 रुपीज का था, बट अभी जो टारगेट दिया है सीएलएसए ने इस रिपोर्ट में, वो 80 से बढ़ा के 85 कर दिया है। अभी अगर हम जब ये वीडियो बना रहे हैं तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का स्टॉक ट्रेड कर रहा है 77 रुपीज 50 पैसे। तो 77.5 से ये 85 जा सकता है। नॉर्मली ये जो रिपोर्ट्स निकलते हैं वो एक साल का टारगेट देके चलते हैं। तो अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं तो अब आप बोलेगे यार ये तो ऊपर जाने वाला है, फिर क्या प्रॉब्लम है? ये भले ऊपर जाएगा, बट कंपेयर टू द पियर्स जो दूसरे बैंक्स है, स्पेसिफिकली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, दे विल आउट परफॉर्म आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ऐसा इनका कहना है। यहां से ऐसा समझ में आ रहा है हमें। और उनको ये ऐसा क्यों लग रहा है कि ये वैल्यूएशंस थोड़े एक्सपेंसिव क्यों लग रहे हैं उनको? तो उन्होंने बोला है कि 1 ईयर का फॉरवर्ड प्राइस टू बुक रेशियो जो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का करंटली, दैट इज अराउंड 1.8 टाइम्स। सो ये थोड़ा सा करंट रिटर्न ऑन इक्विटी के जो नंबर्स उनके डिलीवर हुए हैं 10.5 10.7% के, तो उसके कंपैरिजन में ये थोड़ा सा महंगा है। एंड उन्होंने जो ट्रेजेक्टरी दी है या फिर जो एक टारगेट दिया है, गाइडेंस दिया है इस कंपनी ने FY25 का 13 to 15% का आरओई का नंबर, तो शायद वो अचीव करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, या फिर मार्केट ने थोड़ा सा जल्दी इसको डिस्काउंट कर लिया, ऐसा उनको लग रहा है। अब मैं यहाँ पे ठीक है, मतलब इट्स देयर पॉइंट ऑफ व्यू एंड वी आर नॉट हियर टू गिव यू एनी टारगेट्स, बट ओवरऑल एक कंपनी क्या सोचती है, और हम जैसे मैं हमेशा बात करता हूं आप लोगों के साथ, इट्स ऑलवेज बेटर कि कंपनी अगर हमें गाइडेंस दे रही है और उन गाइडेंस को अचीव कर रही है या नहीं कर रही है, ये अगर स्पेसिफिकली पूरा इंफॉर्मेशन अगर कंपनी देती है तो दैट इज द बेस्ट थिंग। और ये जो कंपनी है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एवरी क्वार्टर जब भी रिजल्ट्स आते हैं तो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में ये नंबर्स इन्होंने अच्छी तरीके से मेंशन किए हुए हैं। एट द टाइम ऑफ मर्जर ऑफ आईडीएफसी बैंक एंड कैपिटल फर्स्ट, उन्होंने कुछ टारगेट सेट किए थे, तो वो टारगेट्स वो कैसे अचीव कर रहे हैं टिल FY25, उसका एक पूरा का पूरा एनालिसिस ये हमेशा हर क्वार्टर में रिजल्ट्स के बाद देते हैं। एंड दैट्स द बेस्ट थिंग। मुझे लगता है कि ये जो चीज है अल्टीमेटली वो प्रेजेंटेशन में सबसे लास्ट स्लाइड्स में जाते हैं, शायद बहुत सारे लोगों को उसमें इंटरेस्ट नहीं होता है, बट मुझे दिस इज वन कंपनी की जहां पे मैं एक पेज देखने की कोशिश करता हूं, बिकॉज मिस्टर वी वैद्यनाथन इज द रीजन बिहाइंड दीज थिंग्स। ऐसा मुझे लगता है कि वो जो बोलते हैं वो करके दिखाने की कोशिश बहुत करते हैं, एंड एक जेन्युइन फीलिंग आती है उस मैनेजमेंट से। So that's the reason I think you have full rights to criticize me on this. From that point of view I'll still try and explain those things. तो अब हम आज क्या करने वाले हैं कि भाई ठीक है, स्टॉक गिरा, जिस तरीके से बढ़ा था वो भी तो देखना था ना। लास्ट 1 ईयर में 170% से बढ़ा है ये कंपनी का स्टॉक। सो ऑब्वियसली आई थिंक वहां पे इस टाइप के कंसोलिडेशन, इस टाइप के अपडेट्स फ्रॉम दीज big research houses can come. There is nothing wrong in that, and what they are saying is also looks logical. मतलब उसमें भी मुझे कोई illogic लगता नहीं है। And I will not try and time things कि अरे नहीं यहाँ से एंट्री एग्जिट लेंगे, वहां से एंट्री लेंगे, यहाँ से निकालेंगे। आई थिंक मतलब आम आदमी, तुच्छ प्राणी जो मैं हूं, उसके लिए ये पॉसिबल नहीं है। कॉमन मैन हूं मैं, कोई सुपर पावर्स नहीं है हमारे पास, और जिनके पास नहीं है सुपर पावर्स, तो उन्होंने उसी तरीके से अगर एक एस्पेक्ट मतलब एक अपना थॉट प्रोसेस रखा, तो आई थिंक दैट कैन हेल्प टू द इन्वेस्टर। तो अब बात करते हैं कि ये कंपनी ने
क्या क्या टारगेट्स दिए थे और वो कैसे अचीव कर पा रहे या नहीं कर पा रहे, तो उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो एक स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं मैं, और यहां स्क्रीन में बहुत ही बढ़िया तरीके से कंपनी ने अपने टारगेट्स दिए थे एट द टाइम ऑफ मर्जर, क्या रेशियोज थे, गाइडेंस फॉर FY24 FY25 उन्होंने दिया है, करंट जो लेवल्स है वो भी उन्होंने यहां पे हमें समझाए हैं। तो इसी को समझने की कोशिश करते हैं। सो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो अगर हम बात करते हैं, तो जिसमें उनका जो टारगेट है FY24 FY25 का, वो है मोर देन 13% होना चाहिए। वो करंटली इट इज एट 16.82%। तो व्हाट दे आर सेइंग, दे आर ऑन ट्रैक। अब अचीव्ड वो लिख सकते थे, बट दिस इज वन नंबर, ये कंटिन्यूअसली वॉच करना चाहिए। दैट्स व्हाई दे आर ऑन ट्रैक कि भाई ये नंबर अचीव होके रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। कासा एज अ परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स, इनका जो टारगेट था टिल FY24 30% का था, एंड FY24 के बाद 50%। सो अब यहां अगर आप बात करोगे, करंट कासा रेशियो इज 49.8%। तो दे आर ऑन राइट ट्रैक। एंड द बेस्ट स्टेटमेंट मुझे लगता है मिस्टर वी वैद्यनाथन जी से, कि उन्हें लगता है कि उनकी जो क्रेडिट ग्रोथ है उससे ज्यादा उनकी डिपॉजिट ग्रोथ रहेगी, एंड दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू अचीव ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस। सो दैट इज द थिंग। सो यहां पे भी मुझे कोई प्रॉब्लम लगता नहीं है। आई थिंक कासा ऑन ट्रैक है, वो जैसे उन्होंने टारगेट रखा था। एंड व्हाट वाज द कासा एट द टाइम ऑफ मर्जर, 8.7%। तो आप समझ रहे हो 8.7% की जर्नी टू 49.8%। आई थिंक दिस इज फेनोमिनल अचीवमेंट फॉर दिस बैंक, ऐसा मुझे यहां लगता है। अब ब्रांचेस की बात करते हैं, 800 से 900 ब्रांचेस वो टारगेट कर रहे थे FY24 FY25 में। 809 उनकी हो चुकी है, मतलब 900 तक वो चले जाएंगे, ऑन ट्रैक है यहाँ पे भी। कासा प्लस टर्म डिपॉजिट्स जो लेस देन 5 करोड़ के होने चाहिए, ये उनको मतलब रिटेल डिपॉजिट्स चाहिए उनको, तो वो 85% का टारगेट था उनका, वो अभी 83% पे है। सो दिस इज ऑल्सो ऑन ट्रैक। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट्स एंड बोरोइंग्स, तो मतलब मेजरली ये मार्केट में जाके जो पैसा उठाते हैं, सो इंस्टीट्यूशनल पैसा जो उठाते हैं, सो इस पे इनकी डिपेंडेंसी कम करनी है। लेस देन 10% ऑफ द लाइबिलिटीज, मतलब टोटल कासा टर्म डिपॉजिट्स वगैरह सब मिला के। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात करते हो तो लेस देन 10% उनका टारगेट था। करेंटली दे आर एट 4% एंड अचीव्ड बोल रहे, इसका मतलब they are not going to borrow these from these instruments, because they know that they will have to give higher rate of interest for that. So I think it is very clear for them. Quarterly average liquidity coverage ratio more than 110% उनका टारगेट है, 120% करंटली है। सो ऑन ट्रैक है, बिकॉज दिस इज ऑल्सो एन ऑनगोइंग पैरामीटर जो वॉच करना पड़ेगा हमें। रिटेल एंड कमर्शियल फाइनेंस की बात अगर करते हैं तो 1 लाख करोड़ का उनका टारगेट था। करंटली इट इज एट 1.26 लाख करोड़। अब वो यहाँ पे अचीव्ड बोल रहे हैं, मतलब यहां से वो बढ़ता ही जाएगा। रिटेल एंड कमर्शियल फाइनेंस एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल लोन्स एंड एडवांसेस 70% का टारगेट है। करंटली इट इज एट 79%। सो जो इंफ्रास्ट्रक्चर लेंडिंग वाला एक था या होलसेल लेंडिंग था, वो उनको कम करना था। आई थिंक दे हैव डन इट रियली वेल। सो यहाँ पे वो अचीव्ड बोल रहे हैं, मतलब यहां वो बढ़ने नहीं देंगे वो चीज को। सो दे आर वेरी क्लियर ऑन दैट। होलसेल लोन्स एंड एडवांसेस जो है वो लेस देन 40,000 करोड़ का उनका टारगेट था FY24 FY25 के लिए। करंटली इट इज एट 30,000 करोड़ रुपीज। वो बोल रहे अचीव्ड, मतलब ये भी नंबर अब वो यहां से बढ़ना तो छोड़ो, ये तो घटाते जाएंगे यहां से, ऐसा मुझे लगता है। इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स जो है नील करना है उनको इन 5 years। करंटली इट इज एट 4,664 करोड़ रुपीज। सो दे आर ऑन ट्रैक फॉर दैट, कि ये जैसे जैसे मैच्योरिटीज आएंगे वहां से वो बढ़ाने नहीं वाले। सो वहां होलसेल लेंडिंग जो होगी, आई थिंक वो इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स की तरफ नहीं जाएगी, लेगेसी लोन्स की तरफ नहीं जाएंगे। दे आर वेरी क्लियर ऑन दैट फ्रंट। सो दैट इज ऑल्सो गुड थिंग। अब बात करते हैं एसेट क्वालिटी की। सो टॉप 10 बोरोअर्स एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल लोन्स एंड एडवांसेस, वो बोल रहे हैं लेस देन 5% तक उनको लेके जाना है। करंटली इट इज एट 2.7%। इट मींस बड़े बड़े लोन्स जो है, बिग लोन्स, दे आर नॉट गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट। सो यू वो आई थिंक ये नंबर 2.7% पे, तो वो कभी उसको ऊपर जाने नहीं देंगे। सो वो जो टारगेट उन्होंने रखा था, दे आर ऑन ट्रैक। ग्रॉस एनपीए का जो रेंज उनको चाहिए वो है 2% to 2.5%। करंटली इट इज एट 2.51%। आई विल नॉट बी सरप्राइज नेक्स्ट क्वार्टर इट विल बी अंडर दिस रेंज, बट स्टिल दे विल कॉल इट एज ऑन ट्रैक ओनली, बिकॉज दिस इज ऑल्सो एन ऑनगोइंग पैरामीटर जो उनको ध्यान रखना होगा। नेट एनपीए का नंबर 1 to 1.2%। करंटली इट इज एट 0.86%। दे आर सेइंग इट इज ऑन ट्रैक। इट मींस कि ये भी ऑनगोइंग नंबर है, तो उनको उसी तरीके से रखना है वो। सो दे आर ऑन ट्रैक टू अचीव दैट टारगेट ऑल्सो।
प्रोविजन कवरेज रेशियो 70% रखना था उनको, करेंटली इट इज एट 80%, दैट इज ऑल्सो ऑन ट्रैक। सो आई थिंक यहाँ पे भी जो खराब लोन से उनके लिए जो प्रोविजंस करने वो भी उन्होंने अच्छी तरीके से करके रखे। नेट इंटरेस्ट मार्जिन का टारगेट है उनका 5 to 5.5%, करंटली इट इज एट 6.05%। सो अब ये नंबर उन्होंने अचीव्ड बोला है। सो अब यहां से वो उसको नीचे नहीं लेके जाने देंगे। ऊपर से इनकी हम लेगेसी बोरोइंग्स, लेगेसी लेंडिंग वगैरह बात करते हैं, बट दे हैव लेगेसी बोरोइंग्स आल्सो। हाई इंटरेस्ट पे बोरो किया हुआ भी पैसा है इनके पास, मर्जर के टाइम पे जो आया था इनका, अब उसकी मैच्योरिटी आने वाली है, और वहां से जो रिप्लेसमेंट होगा आई थिंक वो लोअर इंटरेस्ट रेट्स की बोरोइंग्स होंगे, तो मेजरली डिपॉजिट्स के तौर पे ही शायद उनका फोकस ज्यादा रहेगा। सो आई थिंक ये जो नंबर है, आई स्ट्रांगली फील दैट दे विल ऑलवेज बी अबाउट दिस रेंज, अगर ये सही तरीके से सारी चीजें करते रहे तो। सो आई थिंक एनआईएम निम्स में भी मुझे नहीं लगता वहां पे कोई अभी प्रॉब्लम होगा, एंड दैट्स व्हाई दे आर सेइंग we have achieved this target, so that's an important thing. Cost to income ratio 55% का टारगेट था, currently they are at 72.54%, बट यहां पे उन्होंने बोला है कि बाय Q4 FY25 65% तक वो अचीव कर लेंगे। तो यहाँ इन अ वे गाइडेंस जो है वो उन्होंने मॉडिफाई किया है, बट स्टिल दे आर नॉट सेइंग दैट कि यहाँ चेंज करके वो बोल रहे कि भाई यहाँ तो हमारा वही था, बट इट्स ओके इफ यू फील दैट कि वी हैव नॉट अचीव्ड दैट, बट स्टिल वी विल कीप ऑन इंप्रूविंग। सो इट्स अ गुड थिंग कि जो डिस्क्लोजर जो हो रहा है नहीं हो रहा है, आई थिंक क्लियरली हमारे सामने चीजें रखी जा रही है, सो दैट्स अ पॉजिटिव साइड। रिटर्न ऑन एसेट्स का जो टारगेट है 1.4 to 1.6%, करेंटली इट इज एट 1.13%, सो दे आर ऑन ट्रैक टू अचीव दैट। एंड रिटर्न ऑन इक्विटी जिसपे थोड़ा सा जो क्रिटिसिज्म हुआ है अभी जो वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 13 to 15% का इनका आरओई का टारगेट था, जो करंटली इट इज एट 10.95%। सो ऑन ट्रैक है। वैसे लास्ट ईयर अगर आप देखते हो, लास्ट ईयर सेम टाइम, so that number was at 0.22% because there was no profitability for FY22. So profitability is improving, और मुझे ऐसा लगता है जो मैनेजमेंट ने बोला भी है कि अब यहां से आगे कोई भी ऐसा क्वार्टर नहीं होगा जिसमें हम लॉस लेंगे। सो दैट्स अ वेरी मतलब बोल्ड स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, but they must be confident about how they are doing the business and the way they're focusing too much on the retail banking side. So I think those things we need to see. So let's see. I think interesting है ये company which should be on your radar. I don't know कि short term में इस कंपनी के साथ क्या होने वाला है, बट इफ यू आस्क मी कि कैसा विजन लेके चल रही है नेक्स्ट 5 years 10 years के लिए, तो आई थिंक बहुत ही सही विजन लेके ये कंपनी चल रही है। रिटेल बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी अच्छे फीडबैक्स है कस्टमर्स की तरफ से इस बैंक पे। देयर आर नो हिडन चार्जेस फ्रॉम द बैंक, दैट्स अ बिग पॉजिटिव। और जो स्टेटमेंट्स भी मैनेजमेंट से आते हैं, स्पेसिफिकली मिस्टर वी वैद्यनाथन जी से, टू मतलब सेफगार्ड दी डिपॉजिटर्स, या फिर टू उनकी ही सबसे ज्यादा वहां पे ख्याल करना, एंड नो नीड टू मिस सेल एनीथिंग। आई थिंक दीज थिंग्स विल यील्ड गुड रिटर्न्स, गुड आई थिंक एक लेगेसी, एक अच्छी लेगेसी आई थिंक यहाँ पे क्रिएट हो रही है इस बैंक की। सो आई थिंक लेट्स होप दैट कि दे विल कीप ऑन डिलीवरिंग ऑन दिस फ्रंट्स। सो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, एंड इफ यू फील दैट वी आर डूइंग अ गुड जॉब, तो हमारी वेबसाइट investornet.in को विजिट करके हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, जिसमें मॉडल पोर्टफोलियोज भी आते हैं। And if you need any help in portfolio management or investment advisory, financial planning or investment planning, you want to have face-to-face sessions for the same, I think those details are also available with our relationship cell. हमारे जो contact details है हमारी वेबसाइट investornet.in पे अवेलेबल है। आशा करूंगा आप जरूर हमें कॉन्टैक्ट करोगे एंड यू विल अवेल आवर सर्विसेज। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।